हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी साइंस की बुक, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। अब पदार्थों का पृथक्करण से क्या तात्पर्य है? अब इसके लिए क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। तो मिश्रण में के दो अलग अलग भागों को अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। पृथक्करण मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? पृथक्करण। अब बात आती है पृथक्करण किस आधार पर किया जाता है। तो पृथक्करण करने का हमारे पास बहुत सारे आधार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे आपका हो गया विलेयता, दूसरा हो गया भार, तीसरा हो गया घनत्व, चौथा हो गया आकृति, पांचवा हो गया चुंबक के प्रति आकर्षण, और छठा हो गया आकार, और सातवां हो गया रंग। यानी इन सभी के आधार पर हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब बात आती है पृथक्करण की विधियां क्या हैं। तो ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। तो पृथक्करण की निम्नलिखित विधियां हैं। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की, घुलनशील ठोस में से द्रव को पृथक करने की विधि, अघुलनशील ठोस में द्रव को पृथक करने की विधि। आइए उसी में पढ़ते हैं। पहला कि ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है फटकना और ओसाना। फटकना क्या है? सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियाँ। आप देखते हैं किसी ठोस पदार्थ में अगर हल्की ठोस अशुद्धियाँ मिली हों तो उन्हें अलग करने की विधि को फटकना विधि कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत हल्की, जैसे भूसी हो गई, उसको अलग करना क्या कहलाता है? फटकना। उदाहरण हो गया गेहूं और चावल। अब बात आती है ओसाना क्या है, निष्पावन क्या है। तो हल्के घटक युक्त अनाज को खड़ा होकर गिराता है। यदि कोई व्यक्ति हल्के घटक युक्त अनाज को खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी कण उसके पास गिरते हैं और हल्के कण क्या होते हैं? हवा से दूर गिरते हैं। यानी ये कोई व्यक्ति है, अगर ये यहाँ से गिराया जाएगा, भारी कण यहाँ पर गिरेंगे और हल्के कण यहाँ पर गिरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पृथक्करण विधि होती है उसको कहते हैं ओसाना या निष्पावन करना कहते हैं। उदाहरण क्या है कि सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे। ठीक है, अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो सूखा रेत क्या होगा? भारी कण है तो वो पास में गिरेगा, और जो हल्के कण हैं, लकड़ी के बुरादे हो गए, भूसी हो गई, वो दूर की ओर गिरेंगे। अब बात आती है थ्रेसिंग क्या है। तो थ्रेसिंग एक विधि है कि जब पौधों से अनाज अलग करने के लिए पहले पौधों को क्या करना चाहिए? धूप में सुखाना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे? यानी पहला काम क्या है कि पौधों से अनाज अलग करके सबसे पहले पौधों को धूप में सुखाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि पौधों को लकड़ी व पत्थरों पर पीटकर अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? थ्रेसिंग कहेंगे। यानी उन पौधों को अगर लकड़ी या पत्थरों पर पीटा जाए तो जो ये प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? थ्रेसिंग कहेंगे। यानी थ्रेसिंग क्या है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की एक विधि और होती है, जिसे चालन विधि कहते हैं। अब चालन विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? चलनी। इसका जो यंत्र है वो चलनी है। तो इस विधि से पत्थर, डंडियों तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद दूर किया जाता है। ठीक है, और चालन तब होता है जब ऐसे अवयव हों जो सेम प्रकार के हों लेकिन उनके आमापों में क्या हो? अंतर हो। तो ऐसे अवयव जिनकी आमापों यानी जिनके आकार में अंतर होता है को पृथक करने के लिए चालन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे आता है बीनना। तो अनाजों से कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि जो आकृति, आकार अथवा रंग
रंग से भिन्न होते हैं उन्हें हटाने की इस विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बीनना। ठीक है, और ये काम हाथों से किया जाता है। अब बीनने में क्या किया जाता है, अब बीनने का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा जिनमें अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत कम होती है। यानी ऐसा कोई मिश्रण है जिसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम हो, तो उसको अलग करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, बीनना विधि है। ठीक है, आगे की ओर चलें और अगले बात की ओर चलें कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, तो कपड़ों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, सफ़ेद रंग की गोलियां रखते हैं। किसमें, कपड़ों में, बॉक्स में, जिसे नेप्थलीन की गोलियां कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन है क्या, पहले समझते हैं कि ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले जो वाष्प में बदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठंडे करने पर वाष्प किस में बदल जाते हैं, वाष्प सीधे ठोस में बदल जाते हैं, तो उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण क्या है, आयोडीन, नौशादर और नेप्थलीन। अब हम पृथक्करण की दूसरी विधियों की ओर चलेंगे। पृथक्करण की जो दूसरी विधि है वो है अघुलनशील ठोस पदार्थों का द्रव से पृथक करना। तो इस विधि में हम कुछ 3 प्रकार के विधियों का प्रयोग करते हैं। तलछटीकरण, जिसे अवसादन भी कहा जाता है, तलछटीकरण को ही क्या कहते हैं, अवसादन। और दूसरा क्या है, निथारना। ठीक है, निथारना, निस्यंदन या निस्तारण भी कहा जाता है। और तीसरी इसकी विधि है छानना, और दूसरी विधि है इसका छानना, और तीसरी विधि है केंद्रण। ठीक है, आगे की ओर चलें कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की कौन सी विधियां हैं, तो इसकी निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला वाष्पन विधि, दूसरा आसवन विधि, और तीसरा क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि। अब हम पढ़ेंगे कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार से पृथक करना चाहिए। तो पहली विधि है अवसादन। अवसादन क्या है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाने का जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, अवसादन। यानी कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें अगर हम जल मिला दें तो भारी अवयव नीचे तली में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। दूसरी विधि है निस्यंदन या निस्तारण, कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण क्या है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया, नमक और जल को पृथक करना, यह क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। अब बात आती है कि अवसादन एवं निस्तारण विधि का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे हम द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए। किसके मिश्रण को पृथक करने के लिए, द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए। अभी यूज कहाँ पे किया जाएगा, ऐसे मिश्रण जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं उनको पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, अवसादन या निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तेल तथा जल को अगर पृथक्करण करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, अवसादन या निस्तारण विधि का प्रयोग करेंगे। और इसी अवसादन को ही कहते हैं तलछटीकरण, यानी पानी के मिश्रण से बालू अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तलछटीकरण है। यानी अबले ठोस पदार्थों के पेंदी में बैठने की घटना क्या कहलाएगी, तलछटीकरण कहलाएगी। निथारना क्या है, पानी को अगर पृथक कर दें, यानी मिट्टी को नीचे बैठा रहने दें और केवल पानी को पृथक कर दें तो क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। अब बात आती है तलछटीकरण और निथारने की प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ ठोस तथा द्रव के मिश्रण में घटकों को पृथक करने की बात आती है। ठीक है, अब बात आती है फिल्ट्रेशन की, यानी दूसरी भी हमने क्या समझी थी कि छानना क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पत्रक का यूज करते हैं या छन्ने का यूज करते हैं। अब बात आती है इस छानने का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को के घटकों को अलग करने के लिए। जैसे अगर हमने चाय बनाया है तो चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हमें किस बीज का प्रयोग करना पड़ेगा, छानना बीज का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि छोटे कणों को द्रव से छानकर अगर पृथक करना है, अलग करना है, तो उसमें हम किस बीज का प्रयोग करेंगे, उसमें भी छानने फिल्ट्रेशन का प्रयोग करेंगे।
अब फिल्ट्रेशन के लिए यूज क्या करना पड़ेगा, हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं छानना पत्र। ठीक है, अब इस पत्र में क्या करते हैं, किसी भी कीप में हम द्रव में छोटे कणों को अगर छान कर अलग करना है तो हम इस छानन फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन छन्ने का जो चयन किया जाएगा वो मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार ही किया जाएगा। अगर मिश्रण के कण बड़े आकार में है तो बड़े छन्ने का यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमें चाय की पत्तियों को अलग करना है तो हम छन्नी का यूज करेंगे, जिसे फिल्टर पेपर भी कहा जाता है। अब बात आती है अपकेंद्रण, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अपकेंद्रण क्या है, अगर हमें दही से मक्खन पृथक करना है, दही से क्या करना है, मक्खन पृथक करना है, मलाई अलग करनी है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रण का प्रयोग करेंगे। या दूध से मक्खन अगर निकालना है तब भी हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। अब इस विधि में किया जाएगा, तो अपकेंद्रण विधि में किया जाएगा, इस विधि में द्रव को तेज गति से मथनी से घुमाने पर द्रव के जो भारी कण रहेंगे वो तली में जाकर बैठ जाएंगे, जिसे अवक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, और हल्के कणों को क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, और यह पृथक हल्के कणों को जो पृथक किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, अपकेंद्रण कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। अब हम समझेंगे कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की कौन सी विधि है। पहली विधि है वाष्पन विधि। अब वाष्पन विधि क्या है कि अगर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और वाष्पन विधि से हम क्या अलग करते हैं, समुद्र से अगर नमक प्राप्त करना है तो हम वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर किया जा सकता है। जहाँ जल होता है वहाँ वाष्पन की क्रिया क्या होती है, निरंतर होती रहती है। जहाँ पर जल नहीं होगा वहाँ पर वाष्पन की क्रिया नहीं हो सकती है। दूसरे विधि की ओर चलें, और इस विधि का नाम होगा संघनन। संघनन क्या है कि अगर हम वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दें, यानी वाष्प में से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। जैसे गर्म दूध की केतली में संघनित जल की बूंदें होती हैं। ठीक है, अगर गर्म दूध के ऊपर हम प्लेट रख देंगे तो संघनित जल होगा वो प्लेटों में लगा हुआ होता है। इसी की तीसरी जो विधि है आसवन विधि है। अब वो आसवन विधि क्या है कि अगर किसी विलयन से वाष्पीकरण एवं संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव की जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं आसवन विधि। उसी की कौन सी विधि कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। यानी किसी विलयन से वाष्पीकरण एवं संघनन दोनों विधियों द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। अब बात आती है क्रिस्टलीकरण क्या है। ऐसी तकनीक जिनका उपयोग पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और इनका उपयोग किया जाता है कि किसी विलयन से अगर ठोस पदार्थों को अलग करना है, किसी विलयन से यानी ठोस और द्रव का मिश्रण होगा और उसमें से हमें द्रव पदार्थ को अलग करना है तो किस चीज़ का यूज करेंगे, क्रिस्टलीकरण का यूज करेंगे। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो क्रिस्टलीकरण की पहली प्रक्रिया है कि घोल को खुले कंटेनर में गर्म करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो घोल होगा यानी घोल में विलायक के अणु वाष्पित हो जाते हैं और विलेय क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी जब हम गर्म करेंगे तो विलायक के जो अणु होंगे, क्योंकि विलायक सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, द्रव के रूप में होता है, तो वह वाष्पित हो जाएगा और विलेय बचेगा। लेकिन जो विलेय बचेगा वो अभी भी उसमें क्या होगी, आर्द्रता होगी। उस आर्द्रता को अलग करने के लिए हमें तीसरी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या कि घोल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और घोल की सतह पर विलेय के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, चौथी प्रक्रिया क्या है कि क्रिस्टल को एकत्र कर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब बात आती है कि छोटे छोटे क्रिस्टल और बड़े क्रिस्टल बनने के क्या कारण हैं। तो छोटे क्रिस्टल तभी बनेंगे यदि घोल तेज गति से ठंडा किया जाए, तो उस दशा में क्रिस्टल जो होंगे छोटे छोटे होंगे। लेकिन अगर धीमी शीतलन दर के साथ, यदि शीतलन दर यानी धीरे धीरे हम ठंडा करें तो
कौन से क्रिस्टल का निर्माण होगा, बड़े क्रिस्टलों का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपका जो 5वां चैप्टर है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीटेड पेपर 2 के लिए आपका 6वां चैप्टर। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर दिया जाता है।